हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल फैबुलस स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे रीट एग्ज़ाम, जो कि लेवल 2 में साइंस का पेपर आया था, उसका 2012 का प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने 17 के और 15 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी जिससे आपको कोई भी पेपर ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी। CDP के भी प्रीवियस ईयर पेपर शुरू कर दिए मैंने, और हिंदी, संस्कृत, मैथ के भी प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सबके करा दूंगी। तो चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग जितना भी हम लोग का सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे। तो पेपर करवाने का बस एक ही मकसद है कि हम लोग को एक आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम जो है राजस्थान बोर्ड कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है। तो ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपकी तैयारी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सभी बच्चे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चा नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये है हमारा 2012 का पेपर जो साइंस में लेवल 2 में आया था। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 121 पूछ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट इज, रेशेदार मूल का उदाहरण क्या है। तो जो रेशेदार जड़ें होती है वो कौन सी होती हैं। तो मैंने आपको बताया दो प्रकार की जड़ें होती है, एक मूसला होती है, एक रेशेदार जड़ें होती है। जो मूसला जड़ें होती है वो किसमें, जैसे मूली हो गया, शलजम हो गई, गाजर हो गई। और जो कि रेशेदार होती है, जिसमें रेशे होते हैं, गुच्छे के रूप में होती है, तो वो कौन सी हो जाएंगी, तो गुच्छे के रूप में से घास हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, मक्का भी हो जाएगा। तो क्या होगा, मक्का भी क्या हो जाएगी, रेशेदार मूल हो जाएगी। तो कौन सा इसका एग्जाम्पल सही हो जाएगा, तो 121 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 दे रखा है, कम्युनिकेबल डिसीज कॉलरा इज कॉज्ड बाय, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से इफेक्ट से, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। जैसे कि किसी का झूठा पानी पी लिया या किसी का खाना खा लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, कम्युनिकेबल डिसीज़ हो जाएगी। इसे संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कि हैजा हो गया। ठीक है, और जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, मतलब असंक्रामक रोग होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होता है, हम लोग अगर टच में भी आते हैं तो इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे क्या हो गया, जैसे डायबिटीज़ हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो इसमें पूछा गया कॉलरा होने का जो हैजा है उसका क्या, संक्रामक रोग का क्या होगा। तो उसका जो साइंटिफिक नेम होगा उसको क्या बोलते हैं, विब्रियो कॉलेरी। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो संक्रामक रोग हैजा होने का कारण क्या है, विब्रियो कॉलेरी। तो 122 का जो राइट ऑप्शन है वो बच्चों डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, सम ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स, दे आर कॉल्ड। जो कुछ जानवर होते हैं जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। मतलब जीव जंतु पेड़ पौधों और जंतुओं को भोजन के रूप में करते हैं, तो कैसे क्या कहलाएंगे, तो कौन हो जाएंगे, सर्वाहारी हो जाएंगे। बिल्कुल, जो जीव जंतुओं को भी और मनुष्यों को भी क्या करते हैं, पेड़ पौधे से भी खाना लेते हैं और जीव जंतुओं से भी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 123 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन बाय। तो पेनिसिलिन जो नामक औषधि है वो किससे प्राप्त की जाती है, ये आपको बताना है। तो विषाणु से हो जाएगी, जीवाणु से हो जाएगी, कवक से हो जाएगी, या शैवाल से हो जाएगी। आंसर करिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पेनिसिलिन जो एक औषधि है वो हमें किससे मिलती है, फंगी मतलब कवक से मिलती है। ठीक है, तो किससे मिलती है, कवक से मिलती है। तो पेनिसिलिन जो होती है, जो बहुत एंटीबायोटिक के लिए यूज़ की जाती है, दवाइयों के लिए यूज़ की जाती है। तो इसको अब पूछा जाता है इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि सीटेट में भी मैंने बहुत बार बताया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो इसकी खोज करता है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक फंगाई है। ठीक है, कवक हो जाएगा। क्लियर हुआ आप सभी का। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। आइए मैं इसको आपको यहीं पे समझा देती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लार्वा इनटू एडल्ट फ्रॉग इज नोन एज। ठीक है, तो क्या हुआ, मेढक के लार्वा का वयस्क से रूपांतर को क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। तो आइए मैं इसको समझाती हूँ कायांतरण क्या होता है। तो क्या होता है, जो मेढक होता है जब वो बच्चे के रूप में होता है तो जो उसका जो साइज़ होता है, आकार होता है, वो क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, उसका जो आकार होता है बिल्कुल अलग होता है। और जो मेढक जब बन जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो उसका शेप, आकार क्या होता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो क्या करता है वो, उसका जो मतलब
जब बच्चा रहता है, जब वो बड़ा मेढक बन जाता है, तो जो उसके रूप में आकार में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, कायांतरण कहते हैं। क्या कहलाता है, कायांतरण। तो कायांतरण के नियमन होता है तो क्या होता है, इसमें किसकी ज़रूरत होती है, तो उसमें होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की। तभी तो बच्चों होता है कि जब लिखा होता है कि मेढक जब जल में रहता है तो उसे सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की होती है। तो आयोडीन से ही क्या होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। वृद्धि हार्मोन जो उसका होता है वो सबसे ज़्यादा वृद्धि करने में आयोडीन हेल्पफुल होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। कायांतरण जो कि मैंने बताया कि क्या वो उसका जो साइज़ और शेप में जो बिल्कुल मेढक की तरह अलग हो जाता है, फिर पहले बचपन में अलग होता है, तो ये जो उसका चेंजेस होता है ये क्या कहलाता है, तो ये कायांतरण कहलाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे दूँगी, तो उसमें आपको वीडियो की जो सबसे पहले नोटिफिकेशन या मैं रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डालूँगी सब आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ उससे चैनल से भी जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्लेथरेट, यूरेनियम, थोरेनियम या सेलुलोज। आंसर कीजिए। तो ये जो तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन क्या कहलाता है, क्लेथरेट कहलाता है। ठीक है, ये तो आप जब इसको राजस्थान की बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये बाय टॉपिक जो दे रखा है उसमें ये सब चीज़ें मेंशन है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स केप्ट एट 50 डिग्री एंगल्स। किस पे रखा गया है, जो मतलब दो दर्पण है, समतल दर्पण, वो क्या 50 कोण के मध्य रखे गए हैं। हाउ मैनी इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म इन द प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये आपको बताना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। तो आप याद रखिएगा, जो उसका हमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेंगे उसकी जो संख्या निकालनी होगी, तो उसका क्या हो जाएगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है n = 360 डिग्री अपॉन थीटा। क्या होता है, 360 अपॉन थीटा होता है। ठीक है, तो n नंबर निकालने हैं कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो n बराबर 360 अपॉन कितना दे रखा है डिग्री में, 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 7.2 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 7.2 हो जाएगा। तो उसमें हमने एक वो रखनी है, मतलब 7.2 तो है नहीं, तो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7 हो जाएगी। पॉइंट के वालों को हम काउंट नहीं करेंगे तो 7 हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये तो को ये कि ये जो आया था ये ऑड नंबर आया था, जो 7 है ये तो ऑड नंबर है। ठीक है, विषम संख्या है। अगर इसमें कभी भी अगर आपकी सम संख्या मतलब इवन नंबर आ जाता है तो क्या करेंगे, उसको भी हम हमेशा ऑड नंबर बनाएंगे। जैसे कि अगर कभी 8 आ गया आपका जो नंबर आ गई, तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो भी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अगर कभी भी इवन नंबर आए या कि सम आए तो आप क्या कर लेंगे, -1 कर लेंगे, क्योंकि जो उसकी आते प्रतिबिंब की संख्या वो हमेशा ऑड नंबर आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों का। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो 7 जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते, अगला क्वेश्चन है 128 का, लिखा हुआ है 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है, तो 27 किलोग्राम वेट इज इक्विवेलेंट टू। तो किसके, 27 न्यूटन के, 264.6 न्यूटन के, 9.8 न्यूटन के या 2700 न्यूटन के। तो बताना है, आंसर कीजिए। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, तो 9.8 होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा गया है, किसके अकॉर्डिंग पूछा गया, 27 के बारे में बताना है। तो 27 × 9.8, इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा 264.6 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो ये आपका समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चे सभी प्लीज़ पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लोगों को शेयर करिएगा। तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। 129 का है, से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है, तो कौन सा, जो कितनी नॉइस इंटेंसिटी ग्रेटर देन इज पेनफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा जो सबसे ज़्यादा कष्टदायक होगा, जिसकी प्रबलता से ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगा 80 डेसिबल। कहीं कहीं क्या होता है 85 भी दे रखा होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा दीजिएगा। तो 80 से जो ऊपर होती है उसकी
डेसिबल की, वो हमारे लिए कष्टदायक होती है। तो 129 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 130 है, लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मैटर इन विच मटेरियल इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट इज नोन एज। क्या बता रहा है? ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाएगा? मार्स मतलब ऊर्ध्वपातन, सॉरी सब्लिमेशन, या कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, या वेपोराइजेशन। क्या होगा आंसर? आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया, बार बार बताया है, तो जो ठोस पदार्थ क्या का गुण जो हो जाएगा वो सीधे द्रव में ना बदल के सीधे गैसीय में बदलता है, तो क्या कहला जाएगा? तो वो कहलाएगा ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर एग्जाम्पल में नौसादर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ठोस से सीधे क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ना कि द्रव अवस्था में नहीं बदलते हैं, ठीक है। आई होप सबका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नांकित में से लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट। कौन सा प्लैनेट है जिसके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ये आपको बताना है किसके नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो मंगल के भी होती है दो, फोबोस एंड डिबोस। बृहस्पति के भी होती है। पृथ्वी का तो एक इकलौता होता है जो मून होता है। चंद्रमा सबको पता होगा। तो किसके प्राकृतिक उपग्रह नहीं होंगे? तो शुक्र के मतलब वीनस के। और किसके नहीं होते? और बुध के भी नहीं होते। तो दो ही ऐसे प्लैनेट है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो 131 का राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 132 का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है लेज़र की खोज किसने की? ये आपको बताना। लेज़र की जो खोज थी वो किसने की थी, ये आपको बताना है। डब्ल्यू के रोंजन ने, गाउडफ्रे डाउन्स ने, थियोडोर मैमेर ने, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, थियोडोर मैमेर में। तो आप बताइएगा, आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ। लेज़र है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। निम्नांकित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो धातु होती है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन कौन सी एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे? सोडियम, सल्फर, मरकरी, थोरियम। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? तो क्या होगा? जो मरकरी है जो हमारी, वो क्या होती है? रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? लिक्विड में पाई जाती है। जो हमारे थर्मामीटर में भी क्या होता है? यही मरकरी भरी जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? द्रव अवस्था में, ठीक है। तो क्या होगी? मरकरी जो होगी द्रव अवस्था में पाई जाती है, अपवाद है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज। तो आपको बताना है कौन सा थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है? पॉलीथीन, मेलामाइन, पीवीसी, या पीईटी। तो ये मैंने आपको सीटेट के लिए भी बताया था। जो बच्चे सीटेट कर चुके होंगे उनके लिए बहुत ईजी हो रहा है। 8-9 क्वेश्चन तो उनको पढ़े हुए मिल रहे होंगे पेपर में। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी बच्चे नए हो। तो क्या होगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल बताना है आपको। तो एक थर्मोप्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। थर्मोप्लास्टिक क्या होती जैसे होती है? तो उसको क्या, जैसे पीवीसी हो गया, पीईटी हो गया, पॉलीथीन हो गया, जो क्या होती है? जलने पे वो बिल्कुल राख बेकार हो जाती है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उसको जलाने के बाद उसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। जैसे जो बिजली के स्विच होते हैं उसमें कौन सी होती है? जो जल्दी से जो जल्दी से पिघल ना पाए, तो कौन सी हो जाएगी? तो ये मेलामाइन हो जाती है, और एक पैकेलाइट जो कि मैंने आपको बताया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है पॉलीमर ऑफ कॉटन इज। तो कपास का बहुलक बताना है। तो क्या हो जाएगा कपास का बहुलक? आंसर कीजिए। सेलुलोज, गलक्लोज, रेयॉन, या फ्रक्टोज। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कपास का जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेलुलोज। तो ए ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया सभी का सही है। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए आपने देखा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के 1-2 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। तो कौन सा होगा? तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको तभी बता रही हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। जो पेपर है वो बार बार किस क्वेश्चन को पूछता है, तो हमें किस पे ज़्यादा प्रेशर मतलब ध्यान देना है, किस पे कम। तो ये फिर होगा हम लोग फर्जी पढ़ने से क्या फ़ायदा है? आजकल तो जानते कि जितना पढ़े अच्छा सॉलिड पढ़ के जाने वाला है। तो क्या होगा? CO2 होगा, O2 होगा, CO होगा, या
NO2। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी बच्चों को पता है, जो हो जाएगा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 137, लिखा हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज डिटर्मिनेट बाई। क्या हुआ, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो क्या होता है ऑर्बिटल नंबर, जब n बराबर क्या होता है कक्षा की संख्या होती है। तो क्या इसका फॉर्मूला होगा 2n स्क्वायर के द्वारा हम क्या जान सकते हैं कि परमाणु में कक्षा में कितने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ n बराबर 1 है कि कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसमें क्या रखेंगे, n की जगह क्या 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2, 1 की जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे अगर कक्षा में 2 है तो 2 रख देंगे, तो उसका स्क्वायर करके इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो किसके द्वारा करती है, 2n स्क्वायर के द्वारा। तो 137 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसको हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है, 98 एंड 251, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट विल बी। तो हमें क्या बताने, इलेक्ट्रॉन बताने, प्रोटॉन बताने, न्यूट्रॉन बताने की संख्या क्या क्या होगी। तो आइए पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या दे रखी है। तो मान लीजिए कोई जो तत्व है वो X है, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक मतलब कि एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, तो 98। जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है, जो भी एलिमेंट होता है। फिर लिखा हुआ 251 क्या उसका परमाणु मास नंबर है, तो मास नंबर क्या है ऊपर लिखा जाता है, तो 251 जो होगा इसका मास नंबर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के, मतलब परमाणु क्रमांक के होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं, याद रखिएगा भाई भाई होते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन आपको परमाणु क्रमांक तो दे रखा है, तो मैंने अभी आपको बताया जो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वो दे रखा था 98 दे रखा था, और यहाँ पे कितना दे रखा था 251 दे रखा था, ठीक है। तो हमारा 98 इलेक्ट्रॉनिक नंबर दे रखा है, तो हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 98 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हो गई। अब हमें क्या निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मास नंबर होगा उसमें से क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। तो मास नंबर कितना 251 दे रखा, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा 98, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो 9898, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 98, प्रोटॉनों की संख्या भी, और न्यूट्रॉनों की 153 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, मैं नीचे डाल दे रही हूँ, आप उसमें जुड़ के मुझसे कोई भी क्वेश्चन के बारे में आपको पूछना हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। 139 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एन आर्टिफिशियल स्मोक और क्लाउड एट फिल्म एंड ड्रामा स्टेज। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन होगी, या लिक्विड हाइड्रोजन होगा, या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होगी, या लिक्विड नाइट्रोजन होगा। तो मैं बता दूं जिसका कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है कोई भी अब आर्टिफिशियल स्मोक के लिए, क्लाउड के लिए, ड्रामा स्टेज में दिखाने के लिए। तो किसका यूज़ करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, मतलब द्रव्य नाइट्रोजन का। तो 139 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 140 का, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज यूज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉड्स, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, रोड, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, जो कोक होता है, कोक का यूज़ नहीं किया जाता है, कोक का कोयला से बना जाता है, पैराफिन, बिटुमेन एंड नैफ्थलीन। तो किसका यूज़ किया जाता है, बिटुमेन का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, सड़क बनाने के लिए आजकल यूज़ किया जाता है बिटुमेन का, ठीक है, बिटुमेन का किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 141 लिखा हुआ है, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपयुक्त विज्ञान की जो परिभाषा थी किसने दी थी, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। कोई भी डिफिनेशंस दे रखे हैं, लेकिन जो हम लोग को दे रखी है, जो बार बार पूछी गई, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे तो ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है साइंस की डिफिनेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा जैकोबसन हो जाएगा। तो जो 141 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 142 लिखा हुआ है, हु एस्टेब्लिश द इंडियन पार्लियामेंट्री एंड साइंटिफिक कमिटी द इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस टीचिंग। विज्ञान शिक्षण के सुधार के लिए इंडियन जो पार्लियामेंट था एवं साइंटिफिक कमेटी थी, जो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपने सब लोगों ने, जिन्होंने भी पॉलिटी पढ़ी होगी, सबको पता होगा। तो इसकी जो पार्लियामेंट्री और साइंटिफिक कमेटी की जो स्थापना थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो किसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पीटी नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 143, वर्तमान विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर टीचिंग साइंस इन द प्रेजेंट एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी की जाती है। तो कौन सी होगी, योजनाबद्ध अनुदेशन मतलब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, या टीम टीचिंग दल शिक्षण, या फिर कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग, या फिर ऑल ऑफ दिस। कौन सी हो जाएगी, आंसर कीजिए। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान तकनीकी युग में पूछा गया तो विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग मतलब कंप्यूटर सहायतित शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, जो कि आजकल सबकी टेक्नोलॉजी जो होगी हमारी कंप्यूटर पे बेस हो गई, साइंस जो है खुद कंप्यूटर से हो गया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ 144 का पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव मतलब पदगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन सा आता है, ये आपको बताना है। व्यवस्थापन, प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण या अनुकूलन। तो ना कि व्यवस्थापन भी नहीं आता है, वैल्यूइंग भी नहीं आता, जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो आता है किसमें, साइकोमोटर उद्देश्य के अंतर्गत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण भी नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। जो टैक्सोनॉमी एजुकेशन एम्स है इसका जो किसके द्वारा दी गई ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा दी गई थी, BS ब्लूम के द्वारा, रॉबर्ट मेगर के द्वारा, गाइने के द्वारा या क्रॉथ वोल के द्वारा। आंसर कीजिए। तो इसका सभी आंसर बच्चे तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मेगर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट चाइल्ड सेंटर मेथड। तो ये क्वेश्चन देखिए पिछली बार भी आया था, पिछली बार पूछा गया था चाइल्ड सेंटर मेथड कौन सा है, इस बार पूछा गया कौन सा चाइल्ड सेंटर मेथड नहीं है। तो लेक्चर मेथड हो जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा, लेबोरेटरी मेथड हो जाएगा या सी ऑप्शन होगा। क्या आंसर होगा, आंसर कीजिए। तो लिखा हुआ बाल केंद्रित विधि नहीं है, तो प्रयोग विधि भी होगी, बच्चा करके सीखता है। प्रोजेक्ट विधि में भी, प्रयोगशाला विधि में जो कि व्याख्यान विधि होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है, ना कि चाइल्ड सेंटर। तो यही पूछा गया कौन सी चाइल्ड सेंटर नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड। ठीक है, तो बच्चे प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग में, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे जुड़ रहे हो आपको पूरी वीडियो यहाँ पे दी जाएगी, और मेरे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिमेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। कौन सी डिमेरिट नहीं है प्रोजेक्ट मेथड की। शिक्षण अपूर्ण एवं विशृंखल, व्यसाध्य पद्धति, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, वास्तविक जीवन से संबंधित। तो जो इसमें हो जाएगी कौन सी जो है प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है, तो वास्तविक जीवन से अगर संबंधित है तो वो जो होगी प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं होगा। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ 148 का, हाउ मैनी मेन स्टेप्स आर फॉलोड इन प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड में कितने मेथड होते हैं ये आपको बताना है। तो जब ये पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, वैसे मैं आपको बता देती हूँ इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 149। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव टेस्ट। तो कौन सा क्वालिटेटिव टेस्ट का उदाहरण नहीं है, परीक्षा नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल, निरीक्षण भी हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट होगा, रेटिंग स्केल के द्वारा भी हम करेंगे और चेक लिस्ट के द्वारा भी करेंगे। जबकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वो हमारी गुणात्मक परीक्षा नहीं होगी, क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 149 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन लिखा हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड। एक क्वेश्चन से जरूर आता है, आपने देखा होगा, मैंने 2 पेपर करवाया, उसमें भी सब में एक एक क्वेश्चन से दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, आता है हर साल। तो वृत्त चित्र होगा, चित्र विस्तारक यंत्र होगा, बुलेटिन बोर्ड होगा या फ्लैनेल बोर्ड होगा। तो क्या ऑडियो विजुअल बताया, मतलब ऑडियो भी हो और विजुअल भी हो, तो क्या हो जाएगा सीधा वृत्त चित्र, मतलब कि ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो जिसमें क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म होगी तो उसमें क्या होगा, फिल्म में दृश्य भी होगा, श्रव्य भी होगा। तो 150 का जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और मेरे टेलीग्राम पेज की भी लिंक भी मैं दे रही हूँ, प्लीज़ उससे जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और जो भी बच्चा नया है उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।